हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, आपके खाली जगह और बड़े बड़े प्रश्नों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो स्टार्ट हो गया। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? यानी मानव नेत्र के अंदर जो अभिनेत्र लेंस होता है वो विभिन्न फोकस दूरियों को समायोजित करके और विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास जरा दूरदृष्टता, दूसरा ऑप्शन है समंजन क्षमता, तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और चौथा है दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये आपकी सीधी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपकी समंजन क्षमता की डेफिनेशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नहीं, किसके कारण जो अभिनेत्र लेंस होता है वो फोकस विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित करता है समंजन क्षमता के कारण। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपकी कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है आपके पास परितारिका, थर्ड ऑप्शन है आपके पास पुतली नहीं, ये क्या है? पुतली, फोर्थ ऑप्शन है दृष्टिपटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है उसका आपको हिंदी नाम दे रखा है दृष्टिपटल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो आप रेटिना। और आप सभी को पता है कि जो आँख अपना प्रतिबिंब यानी आँख किसी भी वस्तु का, आँख के अंदर जो अभिनेत्र लेंस होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ पर बनाता है? रेटिना के अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो है आपका आंसर दृष्टिपटल यानी आपके रेटिना पर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग, अल्पतम दूरी बोलो या आप इसको क्या बोलते हो? निकटतम दूरी। क्या बोल सकते हो इसके आप? निकटतम दूरी, कुछ भी बोल सकते हो, या तो अल्पतम दूरी या निकटतम दूरी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है सुस्पष्ट दर्शन के लिए वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसके अंदर परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है दृष्टिपटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है पश्चिमावी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है परितारिका द्वारा। तो देखो जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसके अंदर जो परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है आपके पश्चिमावी पेशियों द्वारा, उसी की वजह से लेंस में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमावी पेशियों द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? यानी मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो मानव के नेत्र को रंग प्रदान करता है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि जो मानव नेत्र के कौन से भाग पर उसका रंग डिपेंड करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नेत्र लेंस पर, ऑप्शन नंबर सेकंड है परितारिका पर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका पुतली पर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है दृष्टिपटल पर। तो जो मानव नेत्र का रंग होता है वो आपके परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? परितारिका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। यानी परितारिका की पेशियां किसको नियंत्रित करती हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रकाश नाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर थर्ड है पुतली का आकार या साइज,
ऑप्शन नंबर 4 है क्रिस्टल लेंस की आकृति। तो जो प्रतारकाई पेशियां प्रतारका है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करें कि बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है, यानी बाह्य चोटों से आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास कॉर्निया, ऑप्शन सेकंड है परितारिका, ऑप्शन थर्ड है आपके पास रक्तक पटल और ऑप्शन फोर्थ है श्वेत पटल। तो जो आपका श्वेत पटल होता है वो मानव नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी श्वेत पटल। अगला प्रश्न है आपका मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोई नहीं। तो जो मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखो आपको पता है कि मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब ये पूछ रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है उल्टा एवं वास्तविक, ऑप्शन सेकंड है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन थर्ड है उल्टा एवं आभासी और ऑप्शन फोर्थ है वास्तविक एवं सीधा। तो जो मानव नेत्र के पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है उल्टा एवं वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा एवं वास्तविक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास उत्तल लेंस, ऑप्शन सेकंड है अवतल लेंस, ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। इस जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण किया जाता है आपके किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है? अब ट्रिक में आपको याद रखना है उड़ान। क्या रखना है? UDAN। ये उड़ान ट्रिक याद रखनी है। U का मतलब उत्तल लेंस, D का मतलब दूर दृष्टि दोष और A का मतलब अवतल लेंस और N का मतलब निकट दृष्टि दोष। तो इससे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि कौन से दोष का निवारण कौन से लेंस से किया जाता है। अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तब निवारण हो जाएगा आपका उत्तल लेंस से, और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तब आपका निवारण हो जाएगा किससे? अवतल लेंस से। इस प्रकार इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम क्या है? UDAN यानी उड़ान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास परावर्तन पर, ऑप्शन सेकंड है वर्ण विक्षेपण पर, ऑप्शन थर्ड है प्रकीर्णन पर, ऑप्शन फोर्थ है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जो तारों का टिमटिमाना है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर। अगला प्रश्न है आपका कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस घटना का कारण होता है, यानी आकाश का जो नीला रंग है आपको वो किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका परावर्तन, ऑप्शन सेकंड है अपवर्तन, ऑप्शन थर्ड है प्रकीर्णन, ऑप्शन फोर्थ है ध्रुवण। तो जो प्रकाश जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है हमें वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अभिनेत्र लेंस मोटा होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब ये प्रश्न कह रहा है कि अगर अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाए तो उसकी फोकस दूरी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका घट जाती है, ऑप्शन सेकंड है बढ़ जाती है, ऑप्शन थर्ड है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जो आपके अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है उसकी वजह से आपकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या, यानी प्रकाश का जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उसके अंदर कितने रंग होते हैं? तो ये तो आपको वैसे ही पता है कितने रंग होते हैं, 7 रंग। ट्रिक क्या है उनकी? तो ट्रिक याद रखनी है VIVGYOR, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके 7 कलर होते हैं आपके प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं कॉर्निया, रेटिना, प्रतारिका, काचाभद्रव। तो प्रकाश नेत्र के अंदर पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उसे बोलते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं?
कॉर्निया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, और दूसरा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर वर्ण विक्षेपण की बात करें तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से परावर्तन के पश्चात यह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी जब किसी प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो श्वेत प्रकाश से जो प्रिज्म से आपको श्वेत प्रकाश गुजरता है उसके बाद वो कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। या इसको हम ऐसे बोलें कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना जाना क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपलब्ध होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी वायुमंडल में जो आपके धूल के कण, जल के सूक्ष्म बूंदें होती हैं वे लाल रंग की अपेक्षा या और रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य उनकी अपेक्षा कम होती है जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। और उसका दूसरा प्रश्न है आपका मानव नेत्र में कॉर्निया तथा लेंस की क्या भूमिका है। तो पहले प्रश्न की बात करें कि हमें वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो वर्षा के बाद आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें रहती हैं। जल की यह बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। देखो वर्षा के बाद क्या होता है कि जो आपके वायुमंडल के अंदर जल की सूक्ष्म बूंदें रहती हैं और वे किसका कार्य करती हैं? छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं और फलस्वरूप हमें सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी आपको जो 7 कलरों का स्पेक्ट्रम है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, जिसको हम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इंद्रधनुष को। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात करें मानव नेत्र में कॉर्निया और लेंस की भूमिका, तो कॉर्निया की अगर भूमिका की बात करते हैं सबसे पहले तो नेत्र के अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्निया एक ऐसी झिल्ली है, नेत्र के सबसे आगे के भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन यहीं से हो जाता है। यानी नेत्र में जितना भी प्रकाश एंटर करता है आपका उसका अधिकतम अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है? आपका इसके अंदर हो जाता है, कॉर्निया के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है मतलब इसी का दूसरा है लेंस की क्या भूमिका है नेत्र के अंदर। तो नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है। यानी नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है और जो आपके प्रकाश को किस पर फोकसित करता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। और उसका दूसरा प्रश्न है तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। यानी एक तो टिंडल प्रभाव क्या है आपका, दूसरा तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, बताइए। तो पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है आपका, तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णित होने की प्रघटना। यानी किसी कोलाइडी कण में जितने विलयन में जो कण उपस्थित होते हैं उनके द्वारा प्रकीर्णित होने की घटना, यानी उसके चारों दिशाओं में फैलने की घटना प्रकाश की क्या कहलाती है? प्रघटना जो होती है वो क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। अगला है आपके सीखा कि तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारे बहुत दूर हैं इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं। यानी तारे यहाँ से क्या है? बहुत दूर हैं और जिसके कारण वे प्रकाश के बिंदु निकट के स्रोत हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारों की आवास स्थिति विचलित होती रहती है। यानी तारों से जो आपकी आंखों तक प्रकाश आता रहता है उसकी स्थिति थोड़े बहुत बदलती रहती है, जिससे आपको उसकी आवासीय स्थिति में विचलन दिखाई देता है। तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपकी आंखों के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है उसकी मात्रा क्या होती है? झिलझिलाती रहती है, झिलमिलाती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? आपको क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जो कि रियल चीज़ क्या है उसकी आपको आभासी स्थिति दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं।
प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उसी का, निकट दृष्टि दोष का कारण एवं निवारण लिखिए। तो प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म के दो पार्श्व फलक होते हैं, जैसे कि अगर बात करें ये आपका प्रिज्म है कोई, तो इसके जो पार्श्व फलक यानी इसके और इसके बीच जो कोण बन रहा है यानी ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अगला है यानी निकट दृष्टि दोष का कारण और निवारण। तो निकट दृष्टि दोष के कारण की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी निकट दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर इसके कारण की बात करें तो लेंस की वक्रता का अधिक होना और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। एक तो कारण है आपकी लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है और दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। अगर निवारण की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना होता है। यानी मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है वो कितना होता है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण। ठीक है, तो अगर मानव नेत्र के दूरतम बिंदु की बात करें तो मानव नेत्र का दूरतम बिंदु होता है आपका अनंत पर। कहाँ पर होता है, अनंत पर। दूसरा है आपका इसका दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर कारण की बात करें मतलब दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि इनका नाम दूरदृष्टि दोषी क्यों रखा। जैसे कि मान लो ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है वो आपके नेत्र के रेटिना के पीछे बनता है। पीछे मतलब दूर, यहाँ से दूर है ना ये, तो इसका नाम रख दिया दूरदृष्टि दोष। लेकिन अगर हम बात करें आपके किसकी, निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपके रेटिना से पहले बन जाता है। पहले का मतलब निकट बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसके बात करें हम कारणों की तो जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है उसमें लेंस की, जैसे कि जो आपका लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, दूसरा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या है कि एक तो लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, दूसरा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। अगर बात करें दूरदृष्टि दोष के निवारण की तब इसका निवारण किया जाता है आपका उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है इसी का, जरा दूरदृष्टता दोष क्या है, इसका निवारण भी लिखिए। तो अगर समंजन क्षमता की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यही पढ़ा था मैंने, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी जो आँख के अंदर लेंस उपस्थित होता है उसकी एक क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टता क्या होता है। तो आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिससे व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हट जाता है, जिससे पास की वस्तुएं तो देखने में कठिनाई हो जाती है। और निवारण मतलब जो आपके जरा दूरदृष्टता होता है उसमें क्या होता है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिससे व्यक्ति का निकट बिंदु होता है वो दूर पहुंच जाता है और दूर पहुंचने पास की वस्तुओं को देखने में भी दिक्कत आती है। अगर इसके निवारण की बात करें तो द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विचलन कोण क्या है। और उसका दूसरा प्रश्न है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो पहला प्रश्न है विचलन कोण। प्रिज्म की विशेष आवृत्ति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म की जो विशेष आकृति है उसकी वजह से आपतित किरण, एक परावर्तित किरण है, आप विचलित कोण, जो आपतित किरण है वो आपकी निर्गत किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, जिस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, यानी प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन हो जाना है, टूट जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है। श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है? अपने 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। तो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के बड़ आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं। सही बात है। जैसे कि मान लो ये आपका प्रिज्म है और यहाँ से कोई आपका ऐसे ये निकल के जाए श्वेत प्रकाश, ये आपका क्या है? श्वेत प्रकाश है, ऐसे निकल के जा रहा है, तो ये 7 रंगों में अलग अलग कोणों पर झुक जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, किरण के आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। अब लाल प्रकाश सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरण अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। वर्णों का यह बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है, जैसे सदृश्य स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश कहलाता है। जैसे जो प्रकाश दिखता है, स्पेक्ट्रम दिखता है हमें 7 कलरों का, वो क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दृष्टिपरास क्या है? अगला प्रश्न क्या है आपका? दृष्टिपरास क्या है? दृष्टिपरास। और दूसरा प्रश्न है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो दृष्टिपरास की बात करें तो आँख के निकट दृष्टिबिंदु तथा दूर दृष्टिबिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। यानी हमारी आँख निकटतम के कहाँ तक देख सकती है और अधिकतम कहाँ तक देख सकती है, उसके दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? आपकी दृष्टिपरास कहलाती है। अगला प्रश्न है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट हैं। पहली बात तो ये है, ये ग्रह हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम इन ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु एक साइज के प्रकाश के स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है। यानी जैसे कि ग्रहों से हमारी आंखों के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है वो उसका जो कुल परिवर्तन होता है वो कितना हो जाता है? 0। यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, यानी परावर्तन नहीं हो रहा है। इसी कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव 0 हो जाता है। यानी जो कुल परिवर्तन होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का वो 0 होता है, और इसी कारण की वजह से जो उनके ग्रहों के टिमटिमाने का कारण होता है, वो टिमटिमाने का प्रभाव होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के आपके जो इस अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जिनकी 101% संभावना है 2000 बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की। वो सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।